नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा एक मशहूर शख्सियत के कॉल से करती हूँ। आज मैं कैंडी के कॉल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। वो कहते हैं कि जब हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं तो समझ लें कि शुक्रगुजारी तर्ज़ हयात का नाम है। मुँह से तो हम बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में शामिल करने का नाम शुक्रगुजारी है। तो जो बड़ी शख्सियात हैं, अपने लिखने की वजह से या अपने काम की वजह से अपने जाने के बाद भी अपना मकाम रखती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में भी हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है, जिनका तालीम से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सालेह सुरहिया साहब। आप आर्टिकल राइटर हैं, कॉलम निगार हैं, एलएलबी इस्लामिया कॉलेज से आपने किया है। इसके अलावा आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हैं, आपने पिफ़ा किया है, एसीसीए किया है। तदरीस के शोबे से आप वाबस्ता हैं। आपका पसंदीदा मौजू जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो लॉ है। इसके अलावा आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो मैं मोहम्मद सालेह साहब को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मिस? खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, शुरू में मैंने आपका नाम लिया मोहम्मद सालेह मोहम्मद और स्वालेह। सोरठिया, हम्म ये बाकायदा एक कास्ट है? स्वालेह एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और सुरठिया एक्चुअली एक इंडिया का एक शहर था सूरत। अच्छा, तो जो लोग वहाँ से आए हैं तो उनका नाम पड़ गया है सुरठिया। क्या बात है। और मैं मेमन कम्युनिटी से हूँ। हुँ, तो मेमन कम्युनिटी में इस तरह के सरनेम्स आपको बहुत डिफरेंट मिलेंगे बिल्कुल ऐसी है। कि या तो वो उनके काम के एतबार से होंगे कि जो वो काम करते हैं उस एतबार से उनका सरनेम होता है, या हुँ, फिर वो जहाँ से मूव करके माइग्रेट करके आते हैं उस एतबार से उनका सरनेम होता है। तो बिल्कुल। मेरा सुरठिया है, आपका सुरठिया। सोरठिया नाम है, ठीक है, यानी कास्ट है ये जी, और सरनेम। सरनेम है जो कि आपकी जी, रिप्रेजेंटेशन करता है। एग्जैक्टली। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सॉलिह साहब, इब्तदाई दौर के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने तालीम इतनी मल्टी डायमेंशंस में, हम्म आपने लॉ में भी तालीम हासिल की, हम्म अकाउंटिंग की भी तालीम हासिल की आपने, और फिर हम्म तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। तो ये लॉ हम्म और अकाउंटिंग तो बिल्कुल दो अलग अलग फील्ड्स हैं। तो थोड़ा बताइए कि इस तरह से, इस तरफ रुझान किस तरह से आपका हुआ? अच्छा देखिए, मैं हमेशा से बस ये शौक रहा था मेरी फैमिली का कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। हम्म, तो उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं थी, वो डिफरेंट चीज़ों में नहीं थी, वो सारी इन्वेस्टमेंट उनकी अपनी औलादों पे थी, हमारे ऊपर वो सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। तो वो चाहते थे कि मैं जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनूं, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में जाऊं। तो मैंने अपना कैरियर का आगाज़ इंटरमीडिएट के बाद मैंने एसीसीए से कर लिया था। हम्म, और फिर मुझे ये शौक था, क्योंकि हर जवान को एक शौक होता है कि वो लॉ की फील्ड में जाए और थोड़ा सा भरम, थोड़ी हम्म, नाम, थोड़ा फेम, वो सारी चीज़ें। हम्म, तो मैंने उस वजह से जो है वो लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने एलएलबी अपना कंप्लीट किया। तो ये दोनों फील्ड्स बज़ाहिर लोगों को लगता है कि डिफरेंट हैं, एक हम्म, डिफरेंट डायमेंशन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम्म, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंसी जानते हैं और आप साथ में लॉ भी जानते हैं, इट मींस आप लीगली तौर पे दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। सही। यानी नंबर्स को और लॉ को आप जब कनेक्ट करते हैं तो हम्म, इसका मतलब अब जो है वो आप वो काम कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग शायद उस तरह से कर भी नहीं सकते और समझ नहीं सकते। हम्म, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं किसी कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे जाऊं, मैं टैक्स एडवाइजर की तरफ हम्म, चले जाऊं, मैं कंप्लाइंस की तरफ चले जाऊं, हम्म, क्योंकि मेरे पास कंपनी के हिसाब से अकाउंटेंसी, नंबर्स, उन सब की भी नॉलेज थी, मैनेजमेंट की नॉलेज थी, बिल्कुल। और साथ में मेरे पास लॉ की फील्ड थी। तो मेरे पास आप ये समझ लें कि एक्स्ट्रा बोनस थे मेरे पास। हम्म, तो ये समझ लें कि मैंने वो बोनस के तौर पे एक्चुअली ये फील्ड को आगाज कर लिया था। लेकिन मैंने अपना आगाज जो है वो लॉ की फील्ड में क्रिमिनोलॉजी में किया था। बिल्कुल तो दुरुस्त। मैं एक्चुअली क्रिमिनल लॉयर रहा था। तो मैं वहाँ पे अपना जिंदगी का जो आगाज जो था ना वो हम्म, मैंने क्रिमिनल लॉ से स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मैंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया तो मैं अपने आप को क्रिमिनल लॉ की फील्ड में एज अ प्रैक्टिशनर मैंने काम करना स्टार्ट तो कर दिया कैसा था। तजुर्बा रहा? एक तो बड़ा, एक सुनने में भी इस तरह से महसूस होता है कि हर दिन एक नए मसाइल, और ऐसे मसाइल के जो हमारे और आप जैसे लोगों की अमूमी ज़िंदगी में नहीं होते। हम्म तो कोई कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक ऐसा केस आपकी नज़रों से गुजरा हो के हम्म। जिसको सुनने के बाद, उसके ऊपर काम करने के बाद आप शशदर रह गए हो कि माशरे में इस तरह के मसाइल पाए जाते हैं? हम्म। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका?
देखिए, क्रिमिनोलॉजी में आपको इस नाम से ही एक डर लगता है कि क्रिमिनल लॉयर। हम्म। अब मैं जब इस फील्ड में चला गया था, तो कुछ अरसा काम करने के बाद मुझे ये महसूस होने लग गया कि मैं शायद वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि इसकी रीजन यह है कि मैं बड़ा सॉफ्ट स्पोकन किस्म का हम्म। बंदा था, और वो वहां पर आपको थोड़ा सा बहुत कड़क मिजाज का बंदा कड़क है। मिजाज हाँ, बंदा बिल्कुल। वहां पर चाहिए आपको। तो मुझे लगा कि वो एक डिफरेंट तरबियत है, मुझे वहां के लिए अलग से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते गए, क्योंकि हमारा ताल्लुक क्रिमिनोलॉजी से था, तो वहां पे फ्रॉड के केसेस, मर्डर के हम्म। केसेस, रेप के केसेस, हरेसमेंट के केसेस, वो हम्म। सारे केसेस से हम डील करते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मुझे लगा कि नहीं, मैं उस चीज के लिए इतना बना नहीं हूँ, और मुझे ये फील्ड जो है वो इतना दिली सुकून नहीं हम्म। देगी। तो अभी ये चीजें चल ही रही थी। तो अच्छा, मैं साथ साथ मैं टीचिंग करता था। सही। जब मैं इस फील्ड में था क्रिमिनोलॉजी में, उस वक्त भी मैं हम्म। टीचिंग करता था, तो मेरा खर्चा या सारी चीजें, जो मेरे एक्सपेंसेस जो बियर होते थे, वो टीचिंग से हो जाते थे, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां मुझे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम्म। अब मैं अंडर में काम करता था, बहुत सारे सीनियर्स के अंडर में मैं काम करता था वहां पर। तो मैंने देखा कि वहां पर एक केस आया था हमारे पास। एक बहुत ही एजिड सी औरत थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मेरे बच्चे को उसकी आप बेल करवा दें, यानी उसकी जमानत करवा हम्म। दें, उसे बाहर निकलवा दें। तो मैंने कहा कि जमानत किस बात की है, क्या केस क्या है? तो वो केस एक्चुअली ड्रग्स का था। हम्म। ड्रग्स के केस में वो बंदा अंदर था, और उसकी अम्मी थी, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा बाहर आ जाए। हम्म। तो मैंने उनसे रीजन पूछा कि आप क्यों चाहती हैं कि आपका बच्चा बाहर आए यहाँ? तो एक चीज तो माँ की ममता है, बिल्कुल। इस वजह से वो चाहती थी बाहर आ जाए। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, इसकी बेटी का, यानी मेरी बेटी का उसकी बहन का रिश्ता आना है। हम्म। तो मैं ये नहीं चाहती कि उसके ससुराल वालों को ये गलत बात इम्प्रेशन पता पर। लगे, या ऐसा इंप्रेशन पड़े कि ये बच्चा जो है ये किसी ऐसी फील्ड में या किसी ऐसे एक्ट में था, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं हम्म। खत्म अफेक्ट हो कर दें जाए। हम। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप उस बच्चे को निकलवा दें, और मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, इन बिटवीन रमजान स्टार्ट होना था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि वो कुछ रोजे मेरे साथ इफ्तार कर ले, सहरी कर ले, उसके बाद जब ये पूरा टाइम पीरियड हो जाए, फिर आप इसको भी जेल में डाल देना, मुझे भी डाल देना। हम्म। अच्छा, जब मैंने, हमारे असिस्टेंट थे, उन्होंने जब इनसे पूछा कि भाई पैसे आपके पास कितने, ऑब्वियस बात है क्रिमिनल लॉयर्स की हम्म। जो अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है। तो उन्होंने कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं कुछ है, भी मेरे पास नहीं। पैसे नहीं है। तो उस वक्त जब मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों से मालूम किया, अपने सीनियर से मालूम किया, तो मुझे ये पता लगा कि मैं ये केस फ्री में अगर मैं कर भी दूं, क्योंकि मैं तो कमा रहा था कहीं और से, हम्म। लेकिन बाकी लॉयर्स तो कहीं और से नहीं कमा रहे थे, तो मैं हम्म। उनकी फील्ड एक्चुअली खराब कर रहा था या गंदी कर रहा था, सही। आप ये समझ लें। बिल्कुल सही। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये काम फ्री में कर दूं, लेकिन जो इर्द गिर्द के जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, ये काम आप फ्री में नहीं कीजिएगा, आप ये काम एक्चुअली बिल्कुल। उसके अगेंस्ट में आप पैसे चार्ज हम्म। कीजिएगा। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अपने जमीर को मारना पड़ेगा, या तो मैं पैसे ले लूं और मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा लूं। सही। देन आई डिसाइडेड कि मजबूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, और इस फील्ड से कंप्लीटली क्विट करके सिर्फ एक बंदे को यहाँ पे फायदा होगा मेरी जात से, लेकिन अगर मैं कंप्लीटली टीचिंग में आ जाऊं, तो हम्म। वो एग्रीगेट बेनिफिट हो जाएगा बहुत बिल्कुल सारे लोगों दुरुस्त, को। बिल्कुल दुरुस्त। क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे लॉयर्स पैदा करवा सकता था इस फील्ड में रह के, टीचिंग फील्ड में रहकर, कि आप जब इस फील्ड में जाओ तो आपको कौन सी चीजें नहीं करनी, हम्म। या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखना है और फिर जाना है उस फील्ड में। बिल्कुल। अगर आप भी मेरी तरह आधे तीतर आधे बटेर ढेर बनने है। जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो फील्ड नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको पहले से सारे प्रॉज एंड कॉन्स इंडस्ट्री के, लॉ फील्ड के, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बता देता हूँ कि ये आपको चीजें फेस हो सकती क्योंकि हैं। आप प्रैक्टिकली वहां पे इस चीज को फेस एग्जैक्टली करके आए हैं, तो एग्जैक्टली इस वजह इसमें से। ये बिल्कुल बात नहीं है कि वहां पर सिर्फ बुराई है, बुराई नहीं है, हम्म। वहां अच्छाई भी बहुत है। आप वहां रह के खल के खुदा की खिदमत कर सकते हैं आप। बिल्कुल। और ये अगर मैं ये काम कर लेता उसी वक्त, तो वो खिदमत थी एक्चुअली। और तो आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने कहा कि आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं, जी। कॉलम्स भी लिखते हैं, और बाकायदा तौर पे ये जीनत भी बने हैं कुछ हम्म। जराइद के और रसाइल के। तो क्या मौजू आप
चुनते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए, कुछ इस बारे में बताइए। सिर्फ एजुकेशन मौजू होता है कि तरबियत मौजू होता है कि किस तरह से हम लोगों को, बच्चों को उनकी तरबियत कर सकते हैं, लोगों की इस्लाह कर सकते हैं। वो तमाम मौजूआत के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि हम किसी न किसी तरीके से लिख सकें। फिर बहुत सारे इंटरव्यूज डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में मेरे शाया हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानने लगे हैं, तो वो इंटरव्यूज आए बहुत सारे। फिर मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि टाइम मिलता जाए टीचिंग फील्ड से तो हम लिखते जाएं। बिल्कुल, क्योंकि इस्लाही पहलू जो है ना वो अब कम हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग बिगड़ चुके ना, हम उनको सिर्फ सुधार लें, जबकि हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि जो बिगड़ने जा रहे हैं हम उनको सिर्फ सेट कर दें। तो टीचिंग में और लिखने से मैं एक ये काम कर सकता हूँ कि जितने लोग अब बिगड़ने जा रहे हैं मैं उनको पहले से कंट्रोल करके उनको सेट कर दूं। बिल्कुल, क्या क्या कहने, क्या बात है। अच्छा, वैसे एजुकेशन में आपका एक बहुत बड़ा तजर्बा है, और मैं तो वैसे भी आपको ज़ाती तौर पे भी जानती हूँ सौलिह साहब, आपका बड़ा काम है। एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है ये लॉ, जिसको पढ़ाया जाता है, और आप एक इदारे में भी, बल्कि आपको बेहतरीन टीचर का अवार्ड भी मिला है इस सिलसिले में। तो ये जो एक टीचर की बात होती है वो मेरे ख्याल में माँ बाप से ज्यादा असर करती है शागिर्द के ऊपर। तो हम इसके ऊपर भी बात करें थोड़ी सौलिह साहब के, जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो गैप है उसको एक उस्ताद किस तरह फिल कर सकता है? हाँ, देखिए पहली बात तो ये कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में ये गैप क्रिएट हुआ क्यों? जबकि अगर आप देखें पहले जमाने में बच्चा हर बात अपने अब्बू या अपनी अम्मी से जाके डिस्कस करता था। अब वो चीज खत्म हो गई कहीं ना कहीं। बिल्कुल। वो खत्म हुई क्यों? सवाल ये है। अगर आप देखें तो अब्बू शायद इन्फ्लेशन के चक्कर में या महंगाई के चक्कर में या लोगों के इर्द गिर्द माशरे में लोगों को लग्जरी लाइफ एंजॉय करता हुआ देखने के चक्कर में अब्बू इतने मसरूफ हो गए कि वो इस चीज में उलझ गए कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी से तीसरी प्रॉपर्टी, एक से दूसरी जॉब, दूसरी से तीसरी जॉब, उसमें उलझ गए कि कहीं ना कहीं से मेरा बच्चा किसी भी तरीके से जो है वो अपने आप को कमतर ना समझे। बिल्कुल ऐसी है। तो अब्बू के पास तो टाइम किसी ना किसी तरीके से कम हो गया, क्योंकि अब लोग आपसे काम ज्यादा लेते हैं लेकिन आपको वो अमाउंट नहीं पे करते जो आपकी बनती है। बिल्कुल। तो अब्बू इस वजह से बहुत मसरूफ हो गए। फिर सारी जिम्मेदारी आ गई अम्मी के ऊपर। जो सबसे बड़ा मसला किया वो हमारे लिए मोबाइल फोन ने कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अम्मी के पास मोबाइल फोन, बच्चे के पास भी मोबाइल फोन। अब अम्मी के पास भी टाइम नहीं, क्योंकि अम्मी भी मोबाइल फोन में, बच्चा भी मोबाइल फोन में, अब्बू भी घर आने के बाद मोबाइल फोन में। तो जो एक आई कांटेक्ट होता था ना, वो आई कांटेक्ट खत्म हो गया। हम कहते हैं ना आंखें सब बता देती हैं। बिल्कुल। आंखों में बच्चे के देखेंगे तो वो बताएगी, आंखों में आप देख ही नहीं रहे। बच्चे का आपको पता ही नहीं लगता कुछ भी कि बच्चा किस रूट पे जा रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा झूठ बोल रहा है, वो सब पता कैसे लगेगा जब उसके साथ आपका आई कांटेक्ट होगा। अच्छा, मजे की बात है ये आई कांटेक्ट को आप सिर्फ ये आई कांटेक्ट ना समझे, आप इसको इंग्लिश वाला आई कांटेक्ट भी समझ लें कि वो आई कांटेक्ट ही खत्म हो गया हमारा औलाद के साथ। हम एक कमरे में भी बैठे हुए होते हैं, तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, मोबाइल हमारे हाथ में होता है, 10 लोग बैठे हुए और 10 के 10 खामोश हैं। 10 के 10 खामोश। हाँ, टेक्नोलॉजी के इंसान बैठे हुए हैं। जो वो एक इंसान से इंसान वाला रिश्ता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। वो भी खत्म हो गया। अगर आप देखें पहले जमाने में जो डॉक्टर्स जो होते थे वो हमारी नफ्स देखते थे और हमारे बारे में हमारा मर्ज बता दिया करते थे। अब वो डॉक्टर ना हमारे वालिद साहब, ना हमारी वालदा, ना हमारी बहन, ना हमारे भाई, ना चचा, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं जानता। वो हमारी नफ्स देख के हमारा मर्ज बता देते हैं। तो एक माँ, एक बाप अपनी औलाद की आंख में देख के क्यों नहीं बता पा रहा? बिल्कुल। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी लैकिंग या कोई ना कोई ऐसा गैप है जिसको कोई फिल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो बच्चे का वो जो गैप है वो फिल कौन कर रहा है? वो उसका मोबाइल फिल कर रहा है, वो उसके इर्द गिर्द की जो टेक्नोलॉजी है वो फिल कर रही है। आज बच्चे को टाइम देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं। एक वक्त आता है जब पेरेंट्स को बच्चे के टाइम की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त बच्चा आपको टाइम नहीं देता, क्योंकि उसके टाइम की जो नीड है वो किसी और ने फिल कर दी। बिल्कुल दुरुस्त। जिस वक्त आप उसे टाइम नहीं दे रहे थे तो उसको आपके टाइम की जरूरत थी। अब आपको उसके टाइम की जरूरत है तो वो कहीं और निकल गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। सौलिह साहब, एक वक्फे का वक्त है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने मुनक़ता किया था। तो सॉलिह साहब, बातचीत चल रही थी तालीम और तरबियत के बिल्कुल हवाले से, स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो रिश्ता है और पेरेंट्स में जो गैप पैदा हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, माशाल्लाह आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आप क्वालिफाइड हैं, लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो यकीनी तौर पे आप बहुत ही अच्छे हाथों में से होते हुए गुजरते हुए तरबियत के हम्म। मराहिल से यहाँ तक आए। तो आपकी तरबियत का पहलू क्या रहा? आपकी तरबियत किस तरह से हुई? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इब्तदाई अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे फादर जो हैं वो सेपरेट थे, और तो वो सेपरेशन की वजह से हम रहते थे अपने मामुओं के साथ, यानी हमारे जो मैटरनल अंकल्स हैं हम हम्म। उनके साथ रहते थे, अम्मी और सारे मामू मुमानिया। और तो वहाँ से एक्चुअली आप समझे हमारी तरबियत स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारे जो मामू मुमानी जो थे उन्होंने अपनी औलाद से पहले हम्म। हमें रखा था। अच्छा। इवन अगर घर का कोई डिसीजन भी है ना, तो उनकी औलाद उस डिसीजन में नहीं बैठेगी, लेकिन हम बैठेंगे, क्या बात है। ताकि ये शो हो जाए कि किसी भी तरीके से ये कमतर नहीं है। हम्म। वरना तो हम क्या फील करते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से कमतर है। फिर हमारी टोटल एजुकेशन, हम्म। वो टोटल एक्सपेंसेस, रहना खाना पीना सब कुछ वो वहीं से हुई। हमने हमारी दीन दुनिया सारी चीज़ें हमने वहीं से सीखी। और माशाल्लाह मेरी जो फैमिली जो है हम्म। वो आप समझें तकरीबन 30 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। माशाल्लाह। और वो 30 मेंबर्स में हम आज भी माशाल्लाह एक ही दस्तरख्वां लगता है, हम्म। एक ही खाना बनता है, एक ही किचन है, क्या बात है। और सब इसी तरह मिल के रहते हैं, सब एक ही टाइम पे खाना खाते हैं और सब एक ही टाइम पे गैदर होते हैं। हम्म। डेली बेसिस पे खाने के बाद सब वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, और उसके बाद चाय सर्व होगी सबको। हम्म। वो चाय पीने के दौरान हर बंदा अपनी अपनी डेली रूटीन बताएगा, सही। ऐसी। और कुछ ना कुछ इस्लाही पहलू हम सीखते रहेंगे, कोई बात होती रहेगी, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो, चाहे वो तसव्वुफ पे हो, चाहे वो एजुकेशन पे हो, हम्म। किसी ना किसी टॉपिक पे बात होती रहेगी। जब आप बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, जैसे हम्म। मेरे 4 मामू हैं, हम्म। रशीद सोरठिया, हबीब सोरठिया, यूनुस सोरठिया और मुश्ताक सोरठिया। हम्म। तो जब आप इन बुजुर्गों के साथ बैठे होते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें उनसे सीख रहे होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख रहे बिल्कुल होते ऐसे हैं ही है। कि उन्होंने अगर कोई गलती की तो आपने कहां पर नहीं करनी, बिल्कुल दुरुस्त। ये हमने सीखा। फिर आपने कहा कि वो सारी तरबियत हुई कैसे। हम्म। तो हमारे घर में अब ऑब्वियस बात है, हर बंदा है, हर किसी की सैलरी मुख्तलिफ है, हर किसी का पोजीशन स्टेटस मुख्तलिफ है। हम्म। हमारी फैमिली में किसी को ये नहीं पता कि कौन कितना कमाता है हम्म। और किसका क्या स्टेटस है, ये पता है, लेकिन किसकी क्या अर्निंग है ये किसी को नहीं नहीं पता। पता, बैलेंस रखने के सिर्फ लिए। वो बड़े लोगों को पता है, उन बुजुर्गों को पता है कि बस सही। इसका क्या है। कि रिश्तों की वो एक खूबसूरती पूल, बरकरार एग्जैक्टली, रहे। वो एक पूल में जमा होगा और सबके सब अंडर वन रूफ। क्या बात है। और एक ही स्कूल में सारे बच्चे जा रहे हैं, एक ही प्राइवेट स्कूल के। अच्छा, जैसे हम थे, हम सब एक ही स्कूल में हम्म। जाते थे, इसी तरह अब हमारे जो औलादें हैं वो सब की सब एक ही स्कूल में जाती हैं, सबके सबके। अच्छा, किसी के लिए कार अलग अलग नहीं, अच्छा ये नहीं है कि ये इसकी कार है, ये इसकी कार हम्म। है, ये इसकी कार है, ये सबके लिए है। सारी जितनी भी सही। चीजें हैं सब इसको इस्तेमाल करें। क्या तो बात है। हमारी तरबियत इस तरह से हुई है। सही। तो जैसे कि अब फादर तो थे नहीं, तो अक्सर व बेशतर हम स्टार्ट में ये समझते थे कि ये डिस्गाइस है, लेकिन मैं ये समझता था कि डिस्गाइस एंड ब्लेसिंग है। हम्म। कि अल्लाह अगर कुछ छीनता है ना, तो आपको उससे उसके बेहतर अता करता अगेंस्ट है। में उससे ज्यादा बेहतर अता बेहतर करता अता है, करता है। जिसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुख नहीं है। हम्म। लेकिन इस बात की खुशी है कि हम इतने बेहतरीन हाथों में पड़े, हम्म। क्योंकि सारी हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी एजुकेशन पे, हमारी तरबियत पे हुई हुई है। वरना अगर आप मेरे ददियाल के बारे में पूछें तो वो कारोबारी लोग हैं, कारोबार उनका माशाल्लाह। आज अगर मैं वहां पर होता तो मैं कारोबारी होता, हम्म। लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ। क्या तो बात है। इसी वजह से आपने मुझे बुलाया है। अगर मैं हम्म। कारोबारी होता तो माइट भी आप शायद जानते भी ना, हम्म। और बिल्कुल। मैं इतने लोगों की जिंदगी बदल भी ना सकता, क्या क्योंकि बात है। कारोबार से सिर्फ मेरा घर सेट हो सकता था, लेकिन एजुकेशनलिस्ट होने के नाते मैं बहुत सारे लोगों को चेंज कर सकता हूँ। ये बहुत बड़े काम की बात है। और ये वस्फ जो होता है ना टीचिंग का, हर कोई अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। सॉलिह, जब हम भी पढ़ते थे अपने दौर में, तो उस वक्त भी आप देखें
जो अच्छे असातिज़ा हैं वो एक आदि होते थे, वो आज तक हमें याद रहते हैं और बिल्कुल हम कोट करते हैं। असातिज़ा कराम तो बहुत सारे मिलते हैं हमें बहुत ज़िंदगी में, मिलते हैं। लेकिन जो आपकी जहन को छू जाए, जिसका अमल दखल, जिसके जुमलों का, जिसकी तरबियत का आपकी ज़िंदगी पे असर डालता है, तो आप बड़े भी हो जाते हैं तो आप याद करते हैं। जैसे मैं, कुछ असातिज़ा हैं मेरे जो अभी तक मैं याद करती हूँ। स्कूल में मेरी एक मिस नईमा थी, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी, मैं आज भी उनको याद करती हूँ। कॉलेज लेवल पे मेरी मिस महजबीन जैदी थी, समीरा साहिबा थी, ये बड़े मुझे असातिज़ा याद थे। एग्जैक्टली और मैं जब यूनिवर्सिटी लेवल पे गई, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से मैंने मास्टर्स किया, तो एहसान साहब थे जो हमें स्टैट्स पढ़ाते थे, जबकि वो रिटायर हो गए थे, तो वो हमें आते थे पढ़ाने। तो आपका उस्ताद जो होता है ना, वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को बदलने का हुनर रखता है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा हुनर रखता है। बिल्कुल अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे हम आते हैं। सोशल मीडिया आप क्या समझते हैं कि क्या अपना किरदार अदा कर रहा है इस वक्त? वहाँ पे लिखने वाले भी बहुत सारे हैं, वीलॉगर्स बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे तो सिर्फ सोशल मीडिया ही राइटर्स हैं जो छोटे छोटे फिक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं बहैसियत मौल्लिम कि सोशल मीडिया इस वक्त नौजवान नस्ल को संवार रहा है या बिगाड़ रहा है? सोशल मीडिया एक्चुअली आप ये समझ लें कि नौजवान नस्ल के लिए ना हम्म, टाइम जाया करने का एक जरिया बन चुका है। सही। वो सीखने की हद के लिए तो नहीं है, हम्म, क्योंकि हम सोशल मीडिया जब यूज करते हैं जब हम थक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम अपने सारे काम अपनी रूटीन को निपटा देते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है कि अब हम सोशल मीडिया को यूज करेंगे। हम्म, लेकिन आजकल की जवान नस्ल उससे थक कर फिर अपना काम एक्चुअल में स्टार्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सोशल मीडिया के इस तरह के नुकसानात हैं, लेकिन अब क्योंकि हर किस्म की चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे तफरी भी है, इल्म व बिल्कुल। अदब भी है, सब कुछ है, तो उसका सही इस्तेमाल मैं नहीं समझता कि आवाम कर रही है। हम्म, लेकिन बीइंग अ टीचर हमें ये काम करना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की तरबियत या इस्लाह कर दें हम किसी न किसी तरीके से। हम्म, मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ पूरे दिन में काम करता हूँ, मैं जितने लोगों से सोशलाइजिंग करता हूँ, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, हम्म, मैं वो लोगों को जरूर बताता हूँ ताकि उनको ये पता लगे कि ये फैमिली को भी उसी तरह से टाइम देता है, ये अपने से इर्द गिर्द लोगों को भी उसी तरह से टाइम देता है, ये प्रोफेशनली भी उसी तरह से अपनी परफेक्शन दिखाने की कोशिश करता है, हम्म, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि अच्छा अब ना लोग बड़े आइसोलेटेड हो गए, बिल्कुल ऐसे ही कि है। यार एक रूम में बैठ गए, बस मोबाइल यूज हम्म, कर रहे हैं, सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ ये शो करना चाहता हूं कि आपकी जो नेटवर्थ है ना, हम्म, वो आपका नेटवर्क है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नहीं है, तो आपकी नेटवर्थ कभी भी नहीं बन नहीं सकती। बन सकती। जैसे मेरे नबी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने दुनिया और आखिरत में आपका क्या हिस्सा है, हम्म, तो आप सामने वाले बंदे का जनाजा देख लें। क्या बात तो है। अगर सामने वाले बंदे के जनाजे में अवाम नहीं है, इसका मतलब आपने अपनी नेटवर्क नहीं बनाया। हम्म, नेटवर्क नहीं बनाया तो आपकी वर्थ ये दिख रही है। सही। तो हमें काम करना है अपनी नेटवर्क के ऊपर। हम्म, और लोग ये कोशिश करते हैं कि आइसोलेट हो जाएं, लोगों से ना मिलें, इवन रिश्तेदारों से लोग नहीं मिलते, हम्म, शादियों में नहीं जाते और कुछ भी नहीं। तो मैं ये हम्म, कहता हूँ इतना आइसोलेट नहीं होना चाहिए, हम्म, लोगों से मिलें, अपनी हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से, डिफरेंट मसलक के लोगों से, डिफरेंट जबान के लोगों से मिलें। ये अभी आपने जिस जनाजे की बात की, तो मुझे एक बड़े राइटर हैं, उनकी सेइंग से याद आ रही है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने इंसान के खुलासे को देखना है कि वो कौन था और क्या करके गया है, तो आप सिर्फ उसके जनाजे में पहली और दूसरी सफ़ को देख लीजिए। जो पहली सफ़ में खड़े लोग होंगे वो उसकी पहचान होंगे, बिल्कुल क्योंकि पहली सफ़ में वही खड़ा होता है जो उसका सबसे करीब बिल्कुल तरीन करीबी, होता है। बिल्कुल। तो वो उन लोगों को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी कहाँ गुजरी और किन कामों किन में किन गुजरी। लोगों के इर्द गिर्द वो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, हम्म बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, लॉ आप बाकायदा तौर पे पढ़ाते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, और तो मुझे बताएं कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल के लॉज हैं वो भी हमारे माशरे में आम शहरियों को नहीं पता होते। ठीक है, तो उस सिलसिले में आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि कम से कम जो एक आम शहरी है वो अपने हुकूक व फ़राइज़ से आगाह होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेरे साथ कहीं ज़्यादती हो रही है तो मुझे ये इस लॉ के ऊपर बात करनी है। तो ये जो कानून के हवाले से आगाही है, ये किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकती है? अच्छा, लोगों को आगाही किसी ना किसी तरीके से होती है, हम्म, अपने राइट्स उनको पता होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे फर्ज करें कि अगर मेरे घर के बाहर
किसी की बारात गुजर रही है और बारात वहां पे वो आपको पता ना बॉम्ब और गाने और ये सारी चीजें, तो मुझे ये पता है कि मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस दर्ज कर सकता हूँ, उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करता नहीं हूं। मुझे अगर मेरे राइट्स पता भी हैं तो हमारे अंदर वो यूनिटी, वो इत्तेहाद, वो यकीन खत्म हो गया। बिल्कुल सही कहा। तो जब वो यकीन, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी है। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन आजकल अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज जो कि सबसे ज्यादा हो रही है, वो फ्रॉड हो रहा है। वो कैसे? वो टेक्नोलॉजिकली फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ कि आप हमें इतने इतने पैसे दें, 20,000, 50,000, 80,000 रुपए, और आप हमारे मेंबर बन जाएं। आप मेंबर बनने के बाद हमसे ये चीज, हम आपको अपना पार्टनर बना लेंगे कि आपने हमें 50,000 रुपए दिए, अब आप हमारे पार्टनर बन गए। अब वो कोई सी भी कंपनी हो सकती है, फर्ज करें वो कोई कॉस्मेटिक कंपनी हो सकती है, वो कोई मेडिसिन की कंपनी हो सकती है, वो कोई कपड़े का कारोबार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि आप हमारे पार्टनर बन गए। हमने फर्ज करें उनको 50,000 रुपए दे दिए, और अब वो हमें कोई एक प्रॉफिट हमें शेयर करते जाएंगे कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना प्रॉफिट साल में तो हमें बैंक शायद 5 सालों में ना दे, जो ये हमें 1 साल में दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम उनके जांचे में फंस जाते हैं, और उन्होंने ऐसे स्पीकर्स रखे हुए होते हैं अपने पास, ऐसे बोलने वाले इनके पास लोग होते हैं जो हमें उस चीज के अंदर घुमा देते हैं, और हम उनकी बातों में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट उनको कर देते हैं। हम तो फंस जाते हैं। लेकिन हम साथ में क्या करते हैं, हम साथ में और मजीद लोगों को लेकर जाते हैं। वो जो ट्री जो हम बनाते हैं ना, कि अगर मैं अपने अंडर में और 2 लोगों को लेकर गया तो उनका प्रॉफिट में से कुछ मुझे हिस्सा मिलेगा, फिर वो कुछ लेकर आए तो उनके हिस्से में मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा। तो हम नहीं डूब रहे होते, हम सबको लेकर एक्चुअली डूब रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, ये जो फ्रॉड है, ये जो चीट करने का ये नया तरीका है, आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। जब आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे, लोग क्या करते हैं, चले हमारे साथ अगर हो गया ये, तो लोग कहते हैं कि अब हमारे पास कोई राइट ही नहीं। आपके पास राइट है। आप उस एप्लीकेशन के थ्रू, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपने पैसे जमा करवाए, जिन लोगों के थ्रू आपने पैसे जमा करवाए, आप उनके अगेंस्ट FIR करवाएं, उनके अगेंस्ट कंप्लेन करवाएं। लोग ये नहीं करते। जब ये करते नहीं है तो इन जैसे और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि माशरे में आते हैं कि अब तो हम भी इस तरह से फ्रॉड कर सकते हैं, हम भी चीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है। पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट से, इन सारी चीजों से हम डरते हैं। फर्ज करें अगर हमारे एरिया में अगर एक सिर्फ सिपाही भी रहता है ना, एक सिपाही, तो हम उससे भी डरते हैं कि ये भले कुछ भी कर ले, हमें कोई मसला नहीं है। वो क्यों कर ले कुछ? आपके पास राइट है, आपके पास कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, आप क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में? बिल्कुल दुरुस्त। आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन क्यों नहीं करते? लेकिन हम उनको बादशाह समझ लेते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक बेवकूफ लोग जिंदा है ना, अक्लमंद इंसान फायदा भी उठाएगा और राज भी करेगा। ये सिर्फ हम बेवकूफों की वजह से। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मुझे सवाले साहब एक चीज की बड़ी कमी नजर आती है। हमारे कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। मुझे लगता है हमें कोई ना कोई कानून का भी एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, कोई एक पार्ट रखना चाहिए, और वो इनिशियल लेवल पे जो कवानीन जो सबको पता होने चाहिए, एक आम शहरी की हैसियत से, जो एक छोटा बच्चा भी उसको अपना सके, एक 17-18 साल का स्टूडेंट भी उसको पता होने चाहिए, क्योंकि मसाइल का सामना तो आपको किसी भी एज में करना पड़ सकता है ना। तो अपने हुकूक व फराइज के साथ आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए आपको लॉ को? सिलेबस का पार्ट पूरे लॉ के सब्जेक्ट को आप ना बनाएं। जैसे मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे उस वक्त बच्चा ग्रो हो रहा होता है, उस वक्त आप सिलेबस का भले पार्ट ना बनाएं, लेकिन आप कुछ ना कुछ मौजू रख सकते हैं इस चीज के ऊपर। अब आजकल अगर आप देखें तो लोगों को ये बात पता है कि हम ट्रैफिक रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये होगा, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो ये होगा, सीट बेल्ट नहीं हम बांधेंगे तो ये होगा, सब पता है। लेकिन माँ बाप खुद उस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं कि बेटा ठीक है, अभी तुम्हारा लाइसेंस नहीं बना ना, तुम बाइक घुमा लो, अम्मी को लेके तुम ही घूमते रहना, बिल्कुल, भाई बहनों को तुम ही रिसीव कर लेना, तुम ही पिक कर लेना। इसका मतलब कि हमें पता है, हम खुद एक्चुअली कानून को मानना नहीं चाहते, तो जो ओहदेदार हैं वो फिर क्यों छोड़ देंगे किसी को? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो तो लॉ को ब्रेक करेंगे, ब्रीच करेंगे उन लॉ को। जब आप एक आम शहरी होने के नाते, जब आपके पास जो अथॉरिटी है, आप अपनी कम अथॉरिटी में रह के चीजों को ब्रीच कर सकते हैं, तो जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वो उसमें रह के करेगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा।
सॉलिह साहब, एक वक्फे का वक्त है, Sure. तो नाज़रीन आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो सॉलिह साहब, बात हो रही थी तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से और क़वानीन के हवाले से। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आपने ACCA भी किया है और पिफ़ा भी किया हुआ है, लॉ की तालीम भी ली हुई है। इन दरसी किताबों के अलावा किन किताबों को पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है आपको, नज़म के हवाले से, शायरी के हवाले से, नसर के हवाले से? देखें, जहाँ तक आप नसर की बात करें तो मुझे अशफाक अहमद साहब बहुत पसंद है। क्या बात है मतलब उनकी। मैं जाविया के जो वॉल्यूम्स हैं वो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, नौजवानी में, कि उस वक्त रीडिंग हैबिट इतना था नहीं कुछ भी, बस किताब पढ़ ली है अपनी, वो बहुत था कोर्स आउटलाइन की। तो मुझे अंकल ने, मेरे जो मैटरनल अंकल हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी, जाविया दिया था कि ये आप पढ़ो। तो मैंने कहा ये पढ़ के क्या होगा? बोला बेटा ये कनेक्टेड करेंगे आपको दुनिया से और फिर आपको तसव्वुफ से आहिस्ते आहिस्ते मिला देंगे, तो आपको समझ आएगा कि आप हर चीज को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो अशफाक अहमद साहब, फिर उनसे रिलेट करते हुए फिर बानू कुसिया, उनको पढ़ना फिर स्टार्ट किया। फिर वो राजा गिद, उनकी बड़ी अच्छी किताब रही। फिर इंग्लिश अगर राइटर्स में देखें तो मुझे इंग्लिश राइटर में रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट और इस तरह की किताब, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। मगरिबी अदब का एक अपना मकाम है, ये कह लें। फिर अगर आप उसमें समझे हैं नज़म में, तो मुझे परवीन शाकिर ने बड़ा मुतासिर किया, बहुत मुतासिर किया। फिर आपके जॉन एलिया साहब अभी रिसेंट के, उन्होंने बड़ा मुतासिर किया। फिर आपके अहमद फराज, उन्होंने बड़ी खूबसूरत उनकी नज़में, गज़लियात और नज़में बहुत ही क्लास की, जबरदस्त किस्म की। फिर इकबाल साहब जो कि क्या उनका मतलब तो कोई सानी नहीं है, या मतलब आप कह लें कि पूरी सदी उनको भूल नहीं पाएगी कभी भी। शायर मशरिक ऐसे ही नहीं कहा जाता, ऐसे ही नहीं कहा गया उनको, तो मतलब आप भूल नहीं सकते। तो उन्होंने जो शायरी की वो आपके दिल दिमाग को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से असर करती है। ऐसी है। अच्छा, लिखने वाला जब एक कमाल का कलम उठाता है और अल्फाज को परोता है, तो वो असर करता है आप पे। एग्जैक्टली। और वो बड़ी से बड़ी बात इतनी कंसाइज वे में आपको बता देता है कि आपको लगता है कि यार ये इतनी बड़ी बात थी और इसने चंद लफ्जों में, चंद अल्फाजों में इस बात को समेट कर हमें रख दिया। जैसे कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर देना। तो वो एक्चुअली ये शायर और राइटर जो हैं वो ये काम करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक क्लिप देख रही थी, तो उसमें कहते हैं वो कि मैंने इकबाल का एक शेर पढ़ा और मेरी जिंदगी बदल गई, मैं इसरार अहमद बन गया। तो आप देखें कि ये जो बड़े लोग होते हैं, इनका एक अशार, एक शेर आप उठा के देखें, उसमें पूरी उनकी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है, अच्छा आज मैं तो खुद शायरा हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि निसा हमें शायरी सिखा दीजिए, तो मुझे हंसी आती है कि शायरी सिखाने वाली तो चीज़ नहीं है, ये तो गॉड गिफ्टेड होती है। और आप अपनी जहन की आबियारी करते हैं मुख्तलिफ लोगों की किताबों को पढ़ने से। आप बेहतरी तो ला सकते हैं अगर आप एक पैदाइशी शायर हैं या शायरा हैं। तो पहले ज़माने में लोग कहा करते थे सॉलिह साहब कि अगर आपको बेहतर शायरी करनी तो आप दीवाने गालिब पढ़िए, इकबाल की शायरी पढ़िए। आप जब उस तरह के अल्फाज को पढ़ते हैं तो आपका जहन भी फिर उसी तरह से पिनपता है। तो अच्छा, हम वापस उस टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमने आगाज़ में किया, कि हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, असातिज़ा किराम के बारे में बात कर रहे थे, पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। टीचर का एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। आज का बच्चा टीचर की बात मानता है। तो मुझे ये बताएं कि एक उस्ताद को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए उस गैप को भी ख़त्म करने के लिए और उसकी इस्लाही पहलू के लिए भी। देखिए, स्टूडेंट हर टीचर की नहीं मानता, हर टीचर की इज्जत भी नहीं करता, जो कि गलत है। करनी चाहिए। हर टीचर को आप वैसी ही रिस्पेक्ट दें जो रिस्पेक्ट उसकी दीन में और आपकी तरबियत में बनती है, आप उसको वो रिस्पेक्ट दें। लेकिन मसला क्या है कि टीचर्स का, एक्चुअली मैं आपको बताऊं फ्लो, टीचर अपने आप को उस एज ग्रुप में रखता है जिस एज ग्रुप में वो है, और बच्चा उससे 12 साल 15 साल 20 साल का वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को आपको खत्म करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। कहते हैं ना, सुराही जब
पैमाना भरती है जब वो झुकेगी। अगर वो झुके ही ना तो ऑब्वियस बात है वो कभी भी पैमाना नहीं भर सकती। मौला अली का भी एक कॉल है ना जी कि जिस दरख्त का ज्यादा फल होता है उसकी शाखें उतनी झुकी हुई होती हैं। अब अगर आप ये सोचें कि एक बच्चा है, उसकी हाइट फर्ज करें मुझसे छोटी है और ये मैं हूं, ये बच्चा है। अब अगर वो बच्चा यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूं तो वो मुझे यूं ऊपर मुंह उठा के देखेगा और मैं उसे ऐसे ही बिल्कुल बात कर रहा हूँ। लेकिन वो बच्चा मुझसे गर्विदा कब होगा? जब मैं उसके सामने झुकूंगा, बिल्कुल सही, उसके बराबर आऊंगा, उसके शू में अपना पांव डालने की कोशिश करूंगा, उस एज ग्रुप पे आने की कोशिश करूंगा ना, तो अब वो बच्चा मुझे अपना समझेगा। बिल्कुल सही। अब उसमें वो अपनाइयत आएगी, अब वो आपसे गर्विदा होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कोशिश क्या करते हैं कि हम बड़े हैं, हाइट से इंसान कद से बड़ा नहीं होता, अपने ज़र्फ से बड़ा होता बिल्कुल है। दुरुस्त कहा। तो हमारे यहाँ पे टीचर्स को चाहिए कि वो अपना ज़र्फ बड़ा करें और उस स्टूडेंट्स के, तालिबे इल्म के उस लेवल पे आ जाएं, उनके लेवल पे आके उनको समझें, उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं। वो आपकी बात मानेंगे, वो आपके पीछे पागल होके रहेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ इस चीज की कमी है, बहुत कमी। अच्छा, असातिज़ा किराम के अलावा भी बच्चों के ऊपर जिसने भी काम किया है तो बड़ा असर किया है। हम अभी इकबाल की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। इकबाल ने भी बच्चों के ऊपर बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है। अब वो नज़में उनकी जो हैं, मकड़ा और मक्खी, मक्खी और मकड़ा जो उनकी नज़म है, आप देखें क्या बुलंद कामत शायर, और उसने बच्चों को भी जो है वो मुखातिब किया, हर एज ग्रुप के लिए शायरी की, हर एज ग्रुप के लिए। मतलब वो एज ग्रुप आप समझे, वो पीएचडी लेवल के लोगों का एज ग्रुप हो, वो चाहे बच्चों का, बिल्कुल बच्चों का एज ग्रुप हो, उनको भी इन्होंने शायरी से मुतासिर करने की कोशिश की। आपने मक्खी और मकड़ा जो नज़म जो है आपने उसकी बात की, अगर आप देखें तो इसके अंदर इतने लेसन्स हैं, इतने लेसन्स कि अगर हम ये अपने बच्चों को इब्तिदाई तरबियत में ये पढ़ा देते तो आज बहुत सारे लोग हमारे बच्चों को ग्रैब कर रहे होते ना, वो ग्रैब ना कर सकते उतनी आसानी से। सही, बिल्कुल। जैसे कि अगर हम इसकी समरी अगर आप देखें, मक्खी और मकड़ा जो नज़म जो है, मक्खी इज अ फीमेल वर्जन, मकड़ा एक मेल वर्जन है। तो मकड़ा वो कहता है मक्खी को कि रोज यहाँ से गुजरती हो, हमारे घर पर नहीं आती हो, किसी दिन हमारे गरीब खाने पे आ जाओ, यहाँ बैठो, हमसे बात करो, तो ठीक है, गैरों के यहाँ नहीं जाया जाता लेकिन अपनों के यहाँ तो आ सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर आओ। तो मक्खी कहती है कि नहीं, मैं आपके यहाँ पर नहीं आना चाहती, मुझे पता है कि आप क्यों बुला रहे हैं या क्या है, आप मुझे दबोच लेंगे, मुझे खा लेंगे। तो वो कहते हैं नहीं, आप आ जाएं। फिर ये सारी बातें करते 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 जो मकड़ा जो है ना, वो उसकी तारीफें करना स्टार्ट करता है कि अल्लाह ने तुम्हें क्या खूबसूरती अता की, तुम्हें पर अता किए, तुम्हें इतनी उड़ान अता की, तुम्हारे सर पे इस तरह का ताज लगा दिया। वो सारी तारीफें करना स्टार्ट की। तो जब वो तारीफें सारी करती है ना, अब मक्खी जो है ना वो उसकी उस बात पे आ जाती है और उसकी उस बात पे पिघल जाती है कि चले मैं इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इतना प्यार से मुझसे कह रहे हैं तो मैं आ जाती हूँ। लेकिन उससे पहले वो नहीं आ सकती थी। तो हमें अपनी औलाद को भी ये बताना है, और जैसे ही वो आ जाती है मक्खी तो वो दबोच लेता है, उसको खाना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये बतानी है, ये शायरी आप देखें कि वो इस लेवल पे बता दी, किस लेवल की शायरी और क्या पैगाम क्या है। जब बच्चा जवान हो तो उसे ये पता हो कि लोग आपको ग्रैब ना कर सकें। तो ग्रैब क्यों नहीं कर सकेंगे कि अगर आपने अपने बच्चे को ये बात बताई या पढ़ाई या समझा दी होती तो उसको ग्रैब करना इतना आसान नहीं होता कि बेटा तारीफ से लोग तुम्हें जीत लेंगे, तो तुम उनकी झूठी तारीफों में मत आना। क्या कहने, क्या बात है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी 9 नवंबर पे इकबाल डे पर बिल्कुल मैंने ये शायरी स्टूडेंट्स को पढ़ के सुनाई, उसका मफहूम बताया, उसका लेसन बताया कि इसमें सबक क्या था। और आप यकीन जाने उस क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 80 होंगे। उन 80 स्टूडेंट्स में से किसी ने भी ये नज़म नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, जबकि वो ग्रेजुएशन फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ये देखें, मतलब हम कितना अदब से दूर हैं, बिल्कुल इस्लाही चीजों से कितना दूर हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये बातें देखें, आपने सुनाया जब, तो यकीनी तौर पे उन सारे 80 बच्चों का जहन वहां गया होगा। exactly. और उनमें से बहुत सारे ने जाके सर्च किया होगा बाकायदा तौर पे। बिल्कुल। तो ये हम और आप जो हैं, हमारा काम है इस वक्त कि हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस्लाही पहलू के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करें। थोड़ी सी हम जाते जाते आखिर में बात कर लेते हैं सवाले कि बाज़ दफ़ा मैं सोचती हूँ, आपका भी ख्याल जानना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हम एक हजूम है, ठीक है, अक़वाम तो कुछ और ही हुआ करती थी,
कि जिनके नामों से लर्जा तारी हो जाया करता था। एक हिस्ट्री रही है, बिल्कुल, तारीख रही है बिल्कुल, हमारी, बिल्कुल। लेकिन वो अब तारीख कहीं गुम हो गई है। हम्म। तो मुझे बताएं, ये जो इतना मुंतशिर हुजूम है, ये एक कौम कैसे बन सकता है? देखिए, कायदे आजम ने ये बात बहुत ही पहले बता दी 3 वर्ड्स में: यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। वाह। क्योंकि इनको ये बात पहले से पता थी कि अगर ये किसी भी कौम में ये 3 चीजें होंगी हम्म। तो वो बाहैसियत एक अच्छी कौम होगी। हम्म। वो अगर यूनाइट हो गई, उनको यकीन आ गया और वो डिसिप्लिन्ड हो गई अपने मामलात में। बिल्कुल सही। अगर ये 3 चीजों पे आज भी हम यकीन कर लें तो आप यकीन जाने बाहैसियत कौम हम एक अच्छी कौम साबित हो सकते हैं। क्या जिना की तो क्या ही बात है। बिल्कुल। आप क्योंकि खुद भी लॉयर हैं और जिना साहब का भी ताल्लुक इसी फील्ड से सारे था। मशहूर लोग लॉयर ही थे। लॉयर ही थे, बिल्कुल सही बात अल्लामा है। इकबाल साहब लॉयर थे। क्या बात है, बोलने का फन, लिखने का फन जिनको हो, बिल्कुल। अल्लाह ताला देखिए मखसूस कामों के लिए मखसूस लोगों को चुनता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके अंदर जो वर्सफे स्किल है, आपको वही फील्ड अपनी चूज करनी चाहिए, ताकि अल्लाह के जो आपके दिए हुए स्किल्स हैं ना, उससे आप दूसरों को हाँ, फायदा पहुंचा बिल्कुल। सकें। तो साले साहब, बहुत शुक्रिया कि आज हमारे प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम का वक्त देखिए, बातचीत में पता ही नहीं चला कब खत्म बिल्कुल। हो गया। जाते जाते कोई नौजवान नस्ल को या तमाम लोगों को कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज। देखिए, अगर एक आप लास्ट मैसेज अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये है कि मैंने अपने अंकल से पूछा, मैंने आपसे कहा ना हमारी थारी तरबियत जो है वो वहीं से हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे मैं तसव्वुफ में आना चाहता हूँ, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, उसको समझना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ चीज़ें बता दें जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बताई और उसमें से एक था अदब और एक था मोहब्बत। कहा बेटा अदब करना हमेशा, ये नहीं देखना किस लेवल का बंदा है, हमेशा अदब करना और मोहब्बत करना। तो मुझे ये समझ आ गई कि अगर आप एक बादशाह के दरबार में बैठते हैं और बादशाह के दरबार में बैठ के आप अगर अपने आप को कमतर समझते हैं ना, इसका मतलब कि बादशाह बहुत ही कम ज़र्फ इंसान है। और अगर आप एक बादशाह के दरबार में बैठ के अपने आप को कमतर नहीं समझते, इसका मतलब बादशाह का ज़र्फ बहुत ही आला है। तो इट मीन्स ये हो कैसे सकता है? ये अदब से आ सकती हैं सारी चीजें, ये मोहब्बत से आ सकती हैं। और दीन इस्लाम जो है वो इन 2 चीजों पर ही मुश्तमिल है। बेशक। जैसे कि महमूद और अयाज, अल्लामा इकबाल ने बात कर दी, तो महमूद और अयाज ही क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो मोहब्बत और अदब का जो रिश्ता जो था, कि जो बात अयाज के मुंह से या महमूद के मुंह से निकल गई वो अयाज ने पूरी करनी ही करनी है। जैसे कि एक हीरा आया था महमूद बादशाह के पास और सारे वजीरों को बुलाया और कहा कि इस हीरे को तोड़ दो। किसी ने भी नहीं तोड़ा, लेकिन अयाज से कहा कि अयाज इस हीरे को तोड़ दो, तो अयाज ने कुछ भी नहीं सोचा और अयाज ने उस हीरे को तोड़ दिया। तो महमूद ने कहा अपने बादशाह ने कि तुमने ये क्यों तोड़ दिया? तो उसने कहा कि बादशाह ये हीरा कितना ही कीमती क्यों ना हो, ये आपके अल्फाजों से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी के दिल में अपना घर करना चाहते हैं ना, तो आपको वो मोहब्बत, वो अकीदत, वो अदब दिखाना पड़ेगा सामने वाले बंदे के लिए। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है कि फिरौन बहुत सारे जादूगरों को जमा करता है और फिरौन उनसे कहता है कि आप एक काम करो, एक जगह पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और 75,000 जादूगरों को हम बुलाते हैं। तो 75,000 जादूगर एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में जो है वो असा लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मूसा, पहले आप जादू दिखाएंगे, हालांकि वो जादूगर नहीं थे, ये वर्ड मुझे नहीं कहना चाहिए, पहले आप जादू दिखाएंगे या पहले हम जादू दिखाएं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं पहले आप जादू दिखाएं। तो ये इतनी सी बात पूछ लेना, ये अल्लाह को इतनी पसंद आई, उनकी ये अदब उनका इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उन सबको मुसलमान कर दिया था। बिल्कुल। कि वो 75,000 जादूगर जो कि यहूदी थे वो सब मुसलमान उसी वक्त मुसलमान हो गए। तो इसका मतलब अदब का अपना एक अलग मकाम है। तो अगर मैं पानी पी रहा हूँ और मैं किसी छोटे से किसी बड़े से ये पूछ लूं कि बेटा आप पानी पिएंगे, तो और अगर आपने पहले उसको दे दिया वो पानी, इसका मतलब कि अल्लाह के दरबार में आपका बड़ा मकबूलियत हो गई है आपकी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साले साहब, आपसे बातचीत में वक्त गुजरने का भी अंदाजा नहीं हुआ और एक बहुत ही सेरे हासिल गुफ्तगू आज हमने रिकॉर्ड की। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने का। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच कि आपके इनवाइट करने का, आपके चैनल का, वीनस चैनल का बहुत शुक्रिया। मैम निसा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और इतनी बेहतरीन आपने होस्टिंग की है। और आपको मैं एक ज़माने से जानता हूँ कि आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आप होस्ट करती हुई आई हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ज़रा नवाजी आपकी, बहुत शुक्रिया।
तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाते जाते साले साहब ने एक मैसेज दिया, पैगाम दिया कि हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक अदब और एक मोहब्बत। चूँकि ये मकबूलियत अगर अल्लाह के दरबार में हो गई तो समझें आपकी दुनिया की नैया पार हो गई। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान निसा अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।